में की है, कोई आईटीएन है, कोई आईएम से पढ़ा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर था, कोई लॉयर है, सब अलग अलग प्रोफेशंस होते हैं। तो लेकिन उसमें कुछ एक चीज होती है जो कॉमन होता है। अगर आप पूछे वो एक कॉमन क्वालिटी क्या है, एक कॉमन क्वालिटी, आई विल से दैट वन कॉमन क्वालिटी इज डिटर्मिनेशन टू डू समथिंग, यू नो। बट डिटर्मिनेशन, वो जो डिटर्मिनेशन होता है ना, ये डिफाइनिंग पॉइंट होता है। और अगर आपका जो दृढ़ निश्चय है कुछ करना है, वो अगर आपका सही है तो कंसिस्टेंसी वो आ जाएगा, वो खुद आ जाएगा, वो डिटर्मिनेशन के पीछे पीछे आएगा, क्योंकि हमने सोच लिया है ये वहां पहुंचना है। अगर सोच लिया है तो कंसिस्टेंसी क्या होता है कि आप चलते रहिए। तो द मोमेंट यू डिसाइड कि मुझे वहां पहुंचना, आप खुद चलते रहेंगे। चलते रहने के लिए अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कंसिस्टेंसी की। बट डिटर्मिनेशन, कल भी बहुत अच्छी बात हुई कि भाई से मैंने कहा कि जैसे यू नो कि हमसे कहा कि सर आपका प्लान बी क्या था। मैंने कहा मेरा कोई प्लान बी नहीं था, एक ही प्लान था। तो मुझे था कि आईपीएससी बनना है और कोई दूसरा प्लान ही नहीं था। वैसे मैं ऑलरेडी एक सर्विस में था, लेकिन वो सर्विस बस टाइम पास सर्विस था, मेरा वो फ्लूक में हो गया था। मैं स्टेट सिविल सर्विस में था बंगाल में, तो वो मेरा ऐसे फ्लूक में हो गया था, मैंने उसके लिए तैयारी नहीं की थी। वो बस एक दोस्त ने कहा दे दो, मैंने कहा नहीं दूंगा, मुझे आईपीएस बनना, मैं ये एग्जाम दूंगा, मैं यूपीएससी दूंगा। तो बोलता बड़ा अपने को लाट साहब समझते हो तुम, यूपीएससी दोगे हो जाएगा, देख के देखो बात समझ में आ जाएगा। दिया हो गया। तो फिर वो भरोसा नहीं करता था मेरा, जब तक यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ मेरा, वो भरोसा नहीं करता था कि मैं सच में यू नो मैंने क्वालिफाई किया, पक्का कोई सेटिंग करके किया तेरा, यू नो ऐसे कैसे हो गया। क्योंकि उसे लगता था कि यार ये तो देना ही नहीं चाहता था, इसका हो गया। लेकिन उसे पता नहीं था कि मैं जो निकला हूँ 100 किलोमीटर का रेस दौड़ने निकला हूँ, तुम 10 किलोमीटर का मेरे को टारगेट दिखा रहे हो। वो तो ऐसे अपने आप को लपटा जाएगा, यू नो हम तो पहुंचना 100 किलोमीटर है, वहां के लिए मैं निकला हूँ, दौड़ रहा हूँ। तो वो मैंने कभी भी टारगेट चेंज ओवर्स नहीं किए। When it was that I have to get 100 kilometers, I have to get 100 kilometers. अब वो चाहे जो हो वो मुझे करके था, you know। तो और एक बैकग्राउंड जो मेरा रहा है, जो आप में से बहुतों का होगा, और क्यों मैं ऐसा हूँ, you know, I am a person, if you give me a target, I do it। और मतलब मरते दम तक बिन किए मैं रुकूंगा नहीं, उस टाइप का। ये थोड़ा वैसे आरा का पागलपन है, थोड़ा सा ये जिले का भी प्रॉब्लम है। तो ये चीज क्या होता है कि थोड़े इस क्षेत्र के लोगों को मैंने जो महसूस किया है, एक सनक होता है ना, हम सनकी हैं थोड़े से, तो वो सनक तो है अंदर। तो जब बात आई कि किसी भी चीज करने की, तो मैं मार्शल आर्ट्स करता था, तो मैं कराटे करता था बचपन से, मैं 3rd ब्लैक बेल्ट इन कराटे, मैं 3 टाइम्स नेशनल चैंपियन गया। तो उसमें क्या होता था कि जब मैंने स्टार्ट कीप डूइंग ऑल दिस थिंग्स, तो कराटे में टीचर ने मेरी बहुत सही बात बताई थी, जो मैं शेयर किया वो एक दो जगह आपको ही बताता हूँ। कहते थे बेटा तुम मंच पे जब चढ़ते हो ना, तो मार खाने के लिए नहीं भेज रहे हो, वहां जाके हमको पॉइंट खेल के उसको जिता के आ गए तुम, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री प्राइज ले लिया, या हम लोग आपको बोलेंगे नहीं पार्टिसिपेट करना बहुत बड़ी बात है, पार्टिसिपेट करना चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट चाहिए, लाइक गेट लॉस्ट विद योर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, आई वांट द मेडल। तो वहां योद्धा होके गए हो, लड़ने गए हो, वहां पे तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाने नहीं गए हो, वहां मार खाने नहीं भेज रहा मैं तुमको। सो यू गेट इट, एंड बात होगी गोल्ड मेडल की, सिल्वर मेडल का बात ही नहीं है, आई वांट गोल्ड। मतलब जीतने हारने की बात हो तो गोल्ड मेडल की बात है, उसके नीचे तो टांग टूट जाएगी तुम्हारी, अगर तुम वहां नहीं पीटे तो नीचे होगा मैं पीट दूंगा, सिल्वर मेडल लेके नहीं उतरना है, नो। ये माइंडसेट जब आपके बचपन से घुस जाता है ना कि गिवन अ टारगेट, तो जब जनरली क्या होता था कुछ कॉम्पिटिशन्स में जाते थे, हमारा देश थोड़ा सा ऐसा है कि पक्षपात हो जाता है। अब आप ही हमसे कहीं मिले बोले आरा से हैं, तो थोड़ा दिल नरम हो ही जाता है, तो ये होता है ऐसा। तो जब आप स्टेज पे जाते हैं कहीं कॉम्पिटिशन, सपोज आप हैदराबाद बेंगलोर में जाके कॉम्पिटिशन में फाइट कर रहे हैं, तो जब वहाँ जजेस बैठे हैं, तो कोई लोकल जज भी बैठा है, अरे मेरा लड़का है वो, तो मारा तो था, लगा नहीं था, फिर भी पॉइंट उठा दिया, नहीं उसको मिला है पॉइंट। तो वो थोड़ा सा पक्षपात। अब उसमें क्या होता है कि हम लोग उसमें लपटाए जाते थे टाइप से, यार हम तो जीतेंगे नहीं। अब आपने देखा हो कराटे में से पॉइंट लेता है, पंच मार के बैक करके पॉइंट मिल रहा है। तो अब मुझे समझ में आता है कि ये ना पॉइंट मार के ऐसे पंच मार के ये कंपटीशन में काम नहीं होने वाला है, तो मैं कैसे जीतूंगा नॉकआउट। उसका कोई दूसरा है नहीं कि आदमी एक ही खड़ा रहेगा स्टेज पर, हाथ ही एक ही का उठाएगा, वो दूसरा पड़ा हुआ है जमीन पे। तो द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग कि जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं या कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो आप ना मार्जिन पे मत खेलिए, कट ऑफ कितना आएगा उसका कभी नहीं होगा कट ऑफ वाले का, जो कट ऑफ का सोच रहा है। कट ऑफ उसका होता है जो टाइम पास कर रहा है, जो सीरियस है वो कट ऑफ का खेलता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कितना कट ऑफ क्या होता है, छोड़ो यार, वो हमेशा आगे की तरफ का सोचता है। सोचेगा कि मैं 100 नंबर का, मेरा 100 नंबर आना है,
वो नहीं सोच रहा अरे 60 नंबर आने से मेरा हो जाएगा, वो 60 का टारगेट कर रहा 30 पे लटक जाएगा और बोलेगा फिर से दे रहे हैं, इस बार नहीं हुआ था, 2 नंबर के लिए छूट गया था, है ना। ये सब नहीं बोल रहा, जिसका छूट गया उसका छूट गया, ये याद रखिए आप। जो कहे कभी 2 नंबर के लिए छूट गया, अरे हम भी इंटरव्यू दिए थे, हुआ नहीं ना बाबू। तो जो प्रीलिम्स पे नहीं दिया और जो इंटरव्यू देके भी नहीं हुआ, दोनों तो एक ही जगह पे है, तो फिर क्या पॉइंट है। तो अब अपने यू टेल यस आई वाज नॉट ओके, इस बात से कभी इंस्पायर नहीं होना चाहिए, करना भी नहीं चाहिए, है ना। मैंने भी पहला अटेम्प्ट दिया था, नहीं हुआ था मेरा, तो मुझे भी बता, तुम तो इंटरव्यू दिए थे, बोले भाई तुमने दिया एग्जाम, नहीं दिया, मेरा इंटरव्यू दिया नहीं हुआ, दोनों एक ही जगह खड़े, दोनों को एक ही प्रीलिम्स फिर से देना है ना। हमको इंटरव्यू दे गया बोल के 10 नंबर एक्स्ट्रा से शुरू नहीं करना है। तो जिंदगी ऐसा ही है, तो आप मार्जिन पे खेलना छोड़। ओके, मैं सबको बता रहा हूँ, यहाँ हॉल में बैठे हर आदमी को बता रहा हूँ 2 चीजें, अपने टारगेट से आगे का सोचो, थिंक अबाउट द मैक्सिमम। तो फिर मैं कराटे का ऑप्शन लेके बताता हूँ आपको, यू नो, कि कभी क्या होता है कि जब मार्शल आर्ट्स में ये अगर मेरा टारगेट है, ये टारगेट है मुझे यहाँ पंच करना है ना, तो आप जब यहाँ टारगेट करके यहाँ पंच करेंगे तो योर पावर वोंट बी फुल। सो व्हाट, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये टारगेट होता है, टारगेट नहीं है बट दिमाग में टारगेट यहाँ होता था। तो जब हम फिर पंच करते थे इसको, तो वो फुल सर्कल, तो कंप्लीट, यू नो, यहाँ के लिए नहीं मारते हम, यहाँ के लिए मारते हैं, ये उसमें अपने आप आ जाता है। सो टारगेट हमेशा आगे का रखना चाहिए। जो बच्चे दौड़ते हैं, सपोज यू नो 1600 मीटर 3200 मीटर दौड़ते हैं, तो 1600 मीटर दौड़ने वाले का प्रैक्टिस 5 किलोमीटर का होना चाहिए, तब आप 1600 मीटर की बात कर सकते हैं, यू नो। अगर आप 1600 मीटर करके जाएंगे, 1200 में सोचने लगेंगे अरे साला और एक बाकी है, अभी और 400 मीटर जाना है, और फिर यू विल नेवर बी एबल टू गिव योर मैक्सिमम। तो ये एग्जाम या किसी भी चीज जिंदगी में भी अगर आपने कुछ सोच रखा है, तो ऑलवेज प्रैक्टिस जो होनी चाहिए वो, मैं जब यूपीएससी के लिए बता रहा हूँ, जब मैंने कोचिंग नहीं किया कहीं, आई हैव नॉट गॉन फॉर एनी कोचिंग नहीं किया, कोई ट्यूशन नहीं पढ़ा, तो ये नहीं कह रहा हूँ कि यही तरीका है, जिसको जरूरत है उसको जरूर कोचिंग करना चाहिए, ट्यूशन पढ़ना चाहिए, मुझे नहीं जरूरत थी, मैंने नहीं किया। लेकिन मैंने जब यूपीएससी के पहले वो जो कुछ मॉक टेस्ट होते हैं, जो मिलते हैं किताब, दुकान में किताब मिलता पूरा, यू नो, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के पुराने क्वेश्चन पेपर से, मैं क्या करता था कि 2 घंटे का अगर पेपर है, से सुबह 9 बजे से 11 बजे का फर्स्ट पेपर होगा, ये अगर चीज दिमाग में लेके मुझे देना है सर वो, और मेरे टाइम में जो 150 क्वेश्चन होते थे, जीएस का पेपर होता था, प्रीलिम्स में, और एक नॉर्मल सब्जेक्ट का पेपर होता था। तो जीएस के पेपर के लिए अगर 150 क्वेश्चंस मुझे करने हैं 2 घंटे में, यू नो व्हाट माय टारगेट यूज्ड टू बी, जो 150 क्वेश्चन करने हैं मुझे 1 घंटे में, और वो भी कहाँ करना है, रूम में नहीं करना है, वो छत पे जाके बैठ के करना है, धूप में, क्योंकि पता नहीं कि कौन से हॉल में जब एग्जाम देने जाएंगे उसमें पंखा भी हो कि ना हो। हम तो घर में अच्छा सा पंखा चला के, माँ वहाँ पे पानी रख दी, सब कुछ रख दी, बढ़िया से आराम से बनियान वनियान पहन के एकदम आराम से बैठ के एग्जाम दिया, लगा कह रहे हम तो 2 घंटा में ठीक करेंगे। लेकिन आप किस माइंडसेट में इस एग्जाम को दे रहे हैं, आप कंफर्टेबल माइंडसेट में दे रहे हैं, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, बढ़िया कंफर्टेबल। लेकिन जब आप हॉल में जाते हैं एग्जाम देने, जब कंडीशंस में जाते हैं, तब वहां पे होता है जो टेबल, आपको जो कुर्सी मिलती है वो हिलता रहता है कंटिन्यूअस, जो टेबल है उसमें 3-4 गड्ढे हों, एक गोल करने में टेबल भी 3 बार गोल हो जाएगा, पंखा नहीं चल रहा है, लाइट चली गई, गर्मी पूरा अलग से, उधर कोई कुछ कर रहा है, मास्टर जी के दोस्त आ गए, वो खड़े होकर मास्टर जी के दोस्त क्लास में बतिया रहे हैं, और आप आपका कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो हर तरह का डिस्ट्रैक्शन आपको वहां पे होगा। तो उसके लिए प्रैक्टिस कैसे होगा, अगर आप घर में, अगर आप एकदम बढ़िया से जगह पे प्रैक्टिस करके आए हैं, और उसके बाद आपने सपोज गाड़ी चलाना, एकदम ऑटोमेटिक गाड़ी में आपको दिया गया कि गाड़ी चला सकना है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला व्हीकल है, बढ़िया वाला मर्सिडीज का बढ़िया गाड़ी में आपने सीखा गाड़ी चलाना, जब जैसे रास्ता मुझे ट्रैक्टर पकड़ा देगा चलाओ, तो फिर कैसे चलाएंगे ट्रैक्टर, वो तो पक्का पलटेगा। तो यही गलती होती है अक्सर आपकी तैयारी में, यू नो, ये अक्सर आप गलती करते हैं तैयारी में, कि यू प्रैक्टिस इन कंफर्टेबल कंडीशंस, प्रैक्टिस हमेशा डिफिकल्ट कंडीशंस में आपको करना चाहिए। तो दिस इज वन, ये एक चीज था जब आती थी बात। और दूसरा कि 150 क्वेश्चंस मुझे 2 घंटे की जगह में मेरा प्रैक्टिस होता था कि आई विल डू इट इन 1 आवर, मैं अपने लिए 1 घंटा देता था, खूब पानी पी लेता था कि बहुत सुस्त लगे, और फिर बैठे रहो उसका दबा कर, उसमें ही आप एग्जाम देते रहो। सीरियसली आई एम टेलिंग यू समथिंग सीरियस, ओके। ये क्यों करते हैं कि अपनी बॉडी को आप तकलीफ में दीजिए, हो सकता है उस दिन आपका 102 डिग्री बुखार हो जब आप एग्जाम देने गए, तो फिर आप बाद में बोलेंगे अरे यार हमारा तो नहीं हुआ क्योंकि बड़ा बुखार था, हमको नहीं हुआ। ये सब कोई नहीं सुनता गुरु, आप तो जीतते नहीं या हारते हैं, कोई नहीं पूछेगा क्यों हार गए, लूजर इज अ लूजर, ओके। तो
आपके आपको खुद से प्रूव करना है। दुनिया आपको लूजर ही कहेगी। जब मेरा भी नहीं हुआ, मेरे घर पे भी काफी लोग थे, जब मैंने पहली बार कहा था अपने घर में क्लास 10 के बाद कि आई गॉट गुड मार्क्स, गुड मार्क्स, स्कूल में टॉपर टाइप का था, तो उसके बाद जब गया मैं बोला कि मैं आर्ट्स लूंगा, पहले सबकी आंखें तरकने लगी। स्कूल में जब गया +2 में कि आर्ट्स में ये आर्ट्स का, तो हमारे जो वहाँ टीचर थे वो बोलते तुमको तो साइंस मिलेगा। मिलेगा मतलब क्या, तुमको नहीं चाहिए, हमको आर्ट्स पढ़ना है। अरे इतना अच्छा नंबर देने वाले आर्ट्स क्यों पढ़ते हो? ये मानसिकता का गड़बड़ है समाज का, बट व्हाटएवर। उसके बाद जब आप बोलते हैं किसी से घर पे कि यूपीएससी देंगे, आईपीएस बनना, मेरे ही घर में थे कुछ लोग, हाँ वो, और एक जन थे वो टीचर हुआ करते थे, फैमिली फ्रेंड थे, वो बाहर से वो आए थे उस दिन और हमसे बोलते सुने तुम आर्ट्स ले रहे हैं, हाँ क्या करना है? यूपीएससी देना, आईपीएस बनना। तो देखो सपने देखने अच्छी बात है, औकात में देखो उसको, उसके बाहर का क्यों देखियो, कभी आईपीएस देखे हो? मैं नहीं देखा। तो बोलते फिर तुम आईपीएस बनने का, तो देखा तो बहुत कुछ, बहुत लोग नहीं होता था इस समय, थोड़ी कि हम नहीं बन सकते, तो वो जो डिटर्मिनेशन था, तो आई वाज हैप्पी कि माय फादर वाज हैविंग ग्रेट फेथ इन मी। मेरे पिताजी को बड़ा फेथ था कि ये कर लेगा, है ना। तो सब कह रहे हैं इससे कुछ नहीं हो पाएगा, ये ऐसी लंच टाइप का लड़का, घूमता फिरता रहता, कराटे करता है, गिटार बजाता है, बाइक चलाता है, तोड़ता है, ये सब भी करते, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो उनको पता नहीं था कि मैं सही तरीके में सही रास्ते पे था। कैसे था सही रास्ते पे? बात है मोटिवेशन की, हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ, है ना। पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो जाएगा, मन नहीं लगेगा पढ़ने, इसलिए तो क्या करें? आप ऐसा कब हो जाते हैं जब आप अपनी जिंदगी को यूनिलिनियर कर लेते हैं, एक लाइन में सोचते हैं, तो वो नहीं करिए, जीना नहीं छोड़ना है। व्हाइल यू आर डूइंग समथिंग यू मस्ट नॉट लिव, स्टॉप लिविंग। तो मेरा क्या होता था कि जब भी बहुत ज्यादा पढ़ते पढ़ते मूड खराब हो गया, एकदम नहीं हो रहा है, कुछ और करना था, पिक अप माय गिटार। मेरे पास गिटार होता था, आपके पास हो सकता है तबला हो सकता है, कुछ नहीं तो ये टेबल हो सकता है, गाना हो सकता है, गा सकते हैं, सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, आप पेड़ लगा सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं, खेती कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, कितना कुछ है करने को। लेकिन जब मन ना लगे पढ़ने में तो प्लीज पढ़ो मत। मेरी माँ को बड़ा मुझसे कभी कभी होता था परेशानी, जब आओ दिन तभी लेकर सुतल रहा था, कहा भाई कैसे हो गया ये, ऐसे ही जब देखा तब सुतल रहा था, खाली पैसा गोईठा में क्यों सुखाओ। तो ये सब चीज ये सब चीज सुनने को मिलता था। अब लेकिन माँ को कौन समझाए कि नींद लग रहा है, अभी नींद लग रहा है तो सोना होता है, पढ़ना नहीं होता है। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। तो खुद ऑनेस्ट होना जरूरी है खुद के साथ। आप जबरदस्ती होता है कि नहीं हम तो पढ़ते हैं, बाबूजी के दिखावे के बाकी हम 12 घंटा पढ़ा करेंगे। अरे बाबूजी देख लिए, यूपीएससी ना देखिए, नंबर ना दे यूपीएससी 12 घंटा पढ़े से। यूपीएससी नंबर देगा आपको सटीक बात करने से, वो देगा जब आप टू द पॉइंट कंटेक्चुअल बात करते हैं। तो ये जो चीज होता है, इसको लेके वो जो कहते हैं ऑनेस्टी वाइल यू आर प्रिपेयरिंग, ये बहुत जरूरी है। हम बहुत बार खुद को धोखा देते हैं। हमारे बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली भाई बहन हैं, दोस्त यार हैं जो दिल्ली में होते हैं या कहीं तैयारी करते हैं, उन्हें लगता है कि वो तैयारी करते हैं क्योंकि वो ऐसे लोगों से मिलते, जरूर ऐसे लोगों से मिलते हैं, ऐसे समाज में रहते हैं, ऐसे बातें करते हैं कि लगता है कि समथिंग सीरियस इज गोइंग अराउंड यू। वो बड़ा सीरियसली फील करते हैं कि यार ये तो चल रहा है, कुछ तो बढ़िया चल रहा है ना, ये हम तो पढ़ाई नहीं मत, लेकिन एक्चुअली पढ़ नहीं रहा होता, वो पढ़ाई की बात कर रहा होता है, वो पढ़ाई के बारे में सोच रहा होता है। किसी से बात करेगा इसके बारे में, डिस्कशन करेंगे, बहुत डिस्कशन होगा किसी टॉपिक पे, लगेगा देखो यही तो समाज है, इसमें करना पड़ता है, ये चाहिए होता है। लेकिन इसमें से कितने लोगों का हो पाता है? उनकी गलती नहीं है। दिस इज लाइक व्हाट आई से कलेक्टिव हिस्टीरिया, जहां पे क्या होता है कि हम इंडिविजुअली खुद को कभी कभी धोखा देते हैं और हम कलेक्टिवली एक दूसरे को धोखा देते हैं। एक हम ग्रुप बना लेते हैं 10 लोगों का, हमको लगता है कि हम सब पढ़ते हैं, उसमें से एक दो निकल जाता है, और वो एक दो वो निकलता है जो आपके पास जब बैठता है वो तैयारी के मुख से नहीं बैठता है, वो एंटरटेनमेंट के लिए आता है आपके पास। वो पढ़ाई अपना ठीक टाइम पे उसका अपना अलग चल रहा है, आपको लगता है वो तो अवेला बैठे ना होने लगे, इतना अच्छा बढ़िया बात, लेकिन उसको पता नहीं वो बैठे ना वैसे वो पढ़ने नहीं आता, वो आपके पास एंटरटेनमेंट करने आता है। तो उसका मूड खराब हो जाता है, बहुत अच्छा सवाल मिस नहीं, जाकर बैठा जाओ, तो जाके बैठेगा, इधर उधर का बात करेगा, दो चार का खिंचाई करेगा, ये करेगा, और आपको लगेगा कि हम सब देखो पढ़ने वाले हैं, और वो जो 8 लड़के हैं वो पूरा बतियाएगा बढ़िया से, उसके बाद बोलेगा अरे हम जाता नहीं, अब जाएगा पढ़ी थी कुछ काम, हम बोल के वो लड़का उठ जाएगा, और वो आप लोग सब सोचेंगे हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, तो तैयारी कर रहे हैं, हमारा तो स्टडी सर्कल है, हमारा तो ग्रुप है। बट अनफॉर्चुनेटली आई एम वेरी सॉरी टू से कि वो एक म्यूचुअल धोखेबाजी का ग्रुप है,
जहाँ हम एक दूसरे को बताते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, बट एक्चुअली कुछ नहीं कर रहे, वो टाइम पास ही होता है। ये लड़ाई इंडिविजुअल है, यू नो। आपको आपकी पढ़ाई अकेले ही करनी पड़ेगी। बिलीव मी, इट कैन नेवर बी कि आपके लिए आपका ग्रुप पढ़ेगा। हो सकता है ग्रुप में बात करने से काफी बातें निकल के जरूर आती हैं, बट इट इज नॉट ऑलवेज कि ग्रुप स्टडी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ स्टडी। व्हाट आई बिलीव दैट्स, यू नो, इंडिविजुअल स्टडी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ स्टडी। आप ग्रुप में अपनी बात को रखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, यू नो, हाउ डिस्कशंस में आ सकते हैं, अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिल सकता है, बट उसको सीरियसली करना पड़ेगा। वो इट कैन नॉट बी डिबेट नहीं होना चाहिए। एक पढ़ा लिखा इंसान जब बात करता है वो डिस्कस करता है, मतलब वो अपनी बात कह के दूसरे को मौका देता है और सुनता है उसकी बात को और फिर तर्क से उसकी बात को। अगर मुझे आपसे प्रॉब्लम है आपकी बात को, तो आई शुड नॉट फाइट विद यू, आई शुड कम बैक विद अ बेटर लॉजिक, बेटर रीजन। वो होता है पढ़ा लिखा मैच्योर मैन। तो उस पे वो काम कब होगा? जब आपकी इंडिविजुअल स्टडीज बेहतर होंगी, तभी आप ग्रुप में भी बेहतर साउंड करते हुए या वैसा करके आपको दिखाई देगा। सो माय पॉइंट वुड बी कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यू नो, बड़ा बेसिक पॉइंट पे आते हैं वापस। ओके, मैं बड़ा ऐसे नॉर्मल इनवर्स परिचर्चा टाइप ही है इसमें, लाइक वो मैं सजा के नहीं बोल रहा हूँ कोई चीज। तो अगर आपको सपोज पढ़ाई करनी है, तो अभी ये पॉइंट पे एकदम फिर से वापस पीछे लाता हूँ आपको, कैसे शुरू करें। होता ना बहुत हो कि करना है यूपीएससी, कैसे किया जाए, कहाँ से शुरू किया जाए, समझ नहीं आ रहा कुछ। तो वैसे बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको चाहिए कि जो यूपीएससी, बीपीएससी, सीडीएस, यू नो, कोई भी एग्जाम आप सोच लीजिए, इवन आपका जॉइंट एंट्रेंस का एग्जाम हो, मेडिकल का एग्जाम हो, आईआईटी का एग्जाम हो, जिसका भी हो, नंबर वन थिंग दैट यू शुड डू इज नो द स्कीम ऑफ द एग्जाम। जो परीक्षा है क्या, कितने पेपर होते हैं, कब होता है, कितने चरण में होता है, कितने नंबर होते हैं, उसके क्राइटेरिया पता होना चाहिए। और वो ऐसे पता होना चाहिए कि आप वो किसी को बता भी सकें, राइट? वो चीज को लेके आप जरूर डिस्कस करिए 2-4-5 मित्रों में। हो सकता है कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया मेरा, लेकिन उसको जानकारी लेने का बेस्ट तरीका उसका नोटिफिकेशन। सपोज यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी का नोटिफिकेशन आता है ना, हर साल आता है कि इतने तारीख को एग्जाम होने वाला है, आप प्रिलिमिनरीज के लिए फॉर्म भरिए। उसमें पूरा डिटेल रहता है, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, सिलेबस होता है उसका। द होल आइडिया इज दैट यू शुड गो थ्रू इट वेरी माइन्यूटली। आप उसको पढ़िए, मतलब यू हैव टू स्टडी द सिलेबस, यू हैव टू स्टडी द स्कीम ऑफ एग्जाम। अगर वो 5 पत्ते का नोटिफिकेशन है तो आई बिलीव, मैंने किया है और मेरे लिए ये काम किया है, आई डोंट नो सबके लिए काम करेगा कि नहीं, मैं उसको 5 बार पढ़ा कम से कम। यू नो, एक बार में कुछ मिस हो जाता है, दूसरी बार आता है, फिर कुछ मिस हो जाता है, तीसरी बार आते हैं, चौथी बार। लेकिन पढ़ना मतलब सिर्फ ऐसे पन्ना पलटना नहीं, जब तक समझ में आता है तभी तक पढ़ते हैं, जब नहीं समझ में आता तो उसको छोड़ देते। ओके, देन कम बैक अगेन। ये जब आपका एक स्कीम ऑफ एग्जाम, आपका जो सिलेबस है वो दिमाग में क्लियर हो जाता है एकदम। यू नो, एक एक पॉइंट सिलेबस का ध्यान में रहना चाहिए कि सिलेबस में क्या है, टॉपिक क्या है, क्या आने वाला है। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप शुड बी गेट द क्वेश्चन पेपर्स। किताब नहीं मत बोला अभी तक खोजने को, क्वेश्चन पेपर खोजिए। पहले के क्या क्वेश्चन पेपर्स थे, तो इसके क्वेश्चन पेपर्स पढ़िए। प्रिलिमिनरीज हो चाहे मेंस हो, सारे क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे ना तो 2 बेहतर चीजें होंगी। नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा, आप पढ़ते पढ़ते उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है कि नहीं आपको पता चले। वो क्वेश्चंस आएंगे तो दिमाग उसको जानने का सोच रहा है, या दिमाग उसको रहा है यार क्या पढ़ा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो यू विल बी इजी, इट विल बी इजी टू फिगर आउट योर ऑप्शनल सब्जेक्ट आल्सो, कि मुझे ऑप्शनल क्या लेना है और आप कहाँ इंटरेस्ट है, कहाँ डिसइंटरेस्ट है, वो समझ में आएगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप पढ़ाई शुरू करेंगे आप फोकस्ड होंगे, क्योंकि आपको ये पता होगा कि पूछता क्या है, आता क्या है, किस तरह किस लाइन में जाना है। ओके, तो जब तक उसके बाद आप उठाइए उसका जो बुक्स है, बुक्स कौन से, स्टैंडर्ड बुक्स, रेफरल बुक्स से या जो गाइड बुक से कभी शुरू नहीं करना, कभी ये गलती मत करना। बिलीव मी, वो मतलब एकदम शुरुआत होने से पहले ही खत्म होने वाली कहानी है। ऑलवेज स्टार्ट विद स्टैंडर्ड बुक्स। अब लोग पूछे एनसीईआरटी का किताब, कोई एनसीईआरटी का किताब मैं जीवन में नहीं पढ़ा हूँ। एनसीईआरटी का किताब कोई जरूरी नहीं होता एनसीईआरटी का किताब पढ़ना। बिहार बोर्ड का किताब अगर है आपके पास, बढ़िया से पढ़िए। सबका कंटेंट सेम है, लैंग्वेज अलग हो सकता है, भाषा अलग है, प्रेजेंटेशन। अगर आपने बचपन से बिहार बोर्ड पढ़ा, सडनली एनसीईआरटी पढ़ के दिमाग क्यों खराब करना है? बिहार बोर्ड ही पढ़िए ना, वही पढ़िए। अब जो 8, 9, 10, 11, 12 तक अगर बुक्स पढ़ सकते हैं बिहार बोर्ड का, बिलीव मी, टेक माय वर्ड्स, इट हेल्प्स, इट वर्क्स द सेम वे। कंसेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए आपको। यू नो, अगर ओम्स लॉ है तो ओम्स लॉ क्या है? अगर हम
इफ यू टॉक अबाउट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? तो बिहार बोर्ड का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एनसीईआरटी का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलग थोड़ी है, एक ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो बोलने का तरीका अलग हो सकता है, तो यू शुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो इसीलिए इस चक्कर में मत ये कि एनसीईआरटी की किताब चाहिए, मुझे ये बुक्स लाना पड़ेगा, ये किताब लाना पड़ेगा, कुछ नहीं लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड बुक्स जो आपके नॉर्मल स्टैंडर्ड बुक्स है वो लीजिए, और उसके बाद यू शुड स्टार्ट योर स्टडीज एज पर द पॉइंट्स। मैंने क्या किया था ना कि अपना जो सिलेबस था उसको मैंने टाइप किया था। मेरे पास एक असेंबल्ड कंप्यूटर होता था तब, उसको मैंने अपने हाथ से टाइप किया, या आप कलम से लिखा भी बहुत था। क्यों लिखता था कि वो लिखते वक्त ना आप थोड़ा गहराई से पढ़ते, तो उसको पढ़ के फिर अपने हाथ से लिखता था। अगर एक ही सब्जेक्ट में, एक ही पॉइंट में सपोज 5-6 सब पॉइंट्स हैं, तो उस 5-6 सब पॉइंट्स को अलग अलग करके लिखता था, क्लैरिटी लाता था, उसको छोटे छोटे पार्ट में काटता था जितना छोटा हो सके। तो क्या होता है, सब्जेक्ट सिलेबस पूरा मुझे छोटे छोटे पार्ट में समझ में आता था। जैसे एक मशीन होता है, आप उसका पुर्जा पुर्जा खोल के अलग कर दीजिए, यू नो, तब आप बेहतर समझेंगे कि मशीन बना कैसे है। और फिर जब आप जोड़ते हैं तब समझ में आता है, अरे यार ये चक्का लगाने में तो ये वाला नट बोल्ट टाइट नहीं करने से चक्का लगता नहीं है। मतलब कि जब चैप्टर 2 हम पढ़ रहे हो तो चैप्टर 14 से कनेक्ट करेंगे तभी चैप्टर 2 समझ में आता है। ये तो शुरू में चैप्टर 2 पढ़ने में कुछ समझ में नहीं आया क्या पढ़े, जब चैप्टर 14 तक पहुंचते हैं तब अरे यार चैप्टर 2 में तो पढ़ा था, वही बात बता रहा है अभी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिलेबस इन पार्ट्स एज वेल एज अ होल। देन होता है वो पढ़ाई का तरीका यही सही होता है। ओके, एंड कभी ना सोचो ये पिछली बार पूछा था आपकी तो पक्का आएगा, तो तुम्हारा रिजल्ट पक्का नहीं आएगा, ऐसा सोचोगे। ये नहीं करना है। यूपीएससी गोइंग फॉर समथिंग सीरियस यार, आईएएस आईपीएस में देश चलाओगे, देश इसमें थोड़ी चलाओगे। अच्छा वहां 5000 आदमी जुड़ा है तो पक्का एक तो घर में आग लगाएगा, नहीं लगाएगा, पिछली बार नहीं लगाया, अब नहीं लगाएगा। अब इस लाइन में तो आप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू बी 100% श्योर अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। तो आप यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द मशीनरी व्हिच इज रनिंग द कंट्री। जो देश चलाने क्या जिम्मेदारी आप लेना चाह रहे हैं, और आप ऐसे कैजुअल कैसे हो सकते हैं यार, डजंट इट? एक ऐसा कैजुअल माइंडसेट लेके आप देश चलाने के लिए निकले हुए हैं, तो फिर तो आप सीरियस आदमी नहीं है। और सीरियस नहीं है तो रिजल्ट नहीं आता, तो फिर रोना किस बात का? तब जब रिजल्ट ना आए तो रुक के सोचिए, वाज आई ऑनेस्ट, वाज आई रियली सीरियस? यार सच में मैं आईएएस आईपीएस बनना चाहता था, या बस वो एक इच्छा थी, जैसे शाहरुख खान बनने की इच्छा थी, बन नहीं सकता ना? तो अब जो है जैसे किसी कुछ भी बनने की इच्छा हो सकती है किसी की, बट वो इच्छा थी या सच में मेरा डिटर्मिनेशन था, ये आप रेट्रोस्पेक्ट में अभी भी आप कर सकते हैं। क्लास 10th में सपोज, आई बिलीव सबने क्लास 10 पास किया हुआ यहाँ पे, तो अगर क्लास 10 में 80% के ऊपर ही आप बच्चों को 99% भी आते हैं ना, तो हम लोग तो 60% आने से खुश हैं। बट एनीवेज, तो मान लीजिए आपने सोचा था मैं 95% के ऊपर लाना था, अब आप देखते हैं कि आपको 95% नहीं आता, 91, 92% आता है। फिर सोचता है, आप जब पीछे जाके देखिए तो खुद समझ में आ जाएगा मैंने कनेक्ट द डॉट्स, या आपने कहाँ गलती की थी। वर यू रियली सीरियस? आपने चाहा और नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है? मैं बताता हूँ, इस धरती पे ऐसा कुछ नहीं है जो आप चाहें और नहीं होता है, यू नो, सीरियसली इस धरती पे कुछ नहीं। इफ यू थिंक, अगर ये आपका दिमाग सोच सकता है कि कर सकते हैं या करना है, बिलीव मी, जो कायनात है ना कुछ यू नो वो पकाती है और वो करवा देते हैं, पक्का। दैट्स समथिंग। तो इसीलिए यू हैव टू स्टार्ट विद डिटर्मिनेशन। मैंने जो फर्स्ट पॉइंट कहा, डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मुझे करना है, रास्ता खुद ब खुद निकलते आता है, यू नो, वो डिटर्मिनेशन लूज नहीं करना। तो अगेन कमिंग बैक टू द पढ़ाई का जो तरीका था, कि पहले आपने सिलेबस पढ़ा, स्कीम ऑफ द एग्जाम पढ़ा, क्वेश्चन पेपर्स पढ़े, स्टैंडर्ड बुक्स लिए, एंड देन स्टार्ट रीडिंग एज पर द सिलेबस। प्रत्येक टॉपिक के ऊपर आप वो एग्जैक्ट वो पार्ट को रेफरेंस जो पॉइंट है उसको पढ़ते हैं, एंड देन गो बैक टू द क्वेश्चन पेपर। फिर वापस क्वेश्चन पेपर में देखिए कि अच्छा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आए थे। तो इससे क्या होता है, आपका जो यू नो आपका जो पढ़ने का तरीका होता है वो शार्प होता है, वो आप एग्जैक्टली वहां मारना शुरू करते हैं जहां पे जो चीज के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो ये बहुत जरूरी होता है, बिकॉज आप क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ेंगे, खाली किताब पढ़ेंगे ना, थोड़ी देर बाद वो कहानी में फिर नींद आने लगेगी। बिलीव मी, अगर नींद नहीं आने की ये चीज करना है आपको, अगर तो आज जाके प्रैक्टिस करके देखो, चाहे कोई किताब उठा लो, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर पढ़ो या उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या टॉपिक्स पढ़िए, एंड देन वो बुक पढ़िए। दिमाग अलर्ट हो जाता है क्योंकि वो आंसर्स खोज रहा होता है दिमाग। और नॉर्मल टाइम में क्या होता है, रीडिंग कर रहा होता है। रीडिंग इज अ लीजरली हैबिट, जो कि नींद लाने के लिए आजकल लोग मोबाइल लेके सोते हैं, पहले किताब पढ़ के सो जाते थे। तो लीजरली माइंड लीजरली मोड में चला जाता है,
क्योंकि उसके पास कोई ध्येय नहीं है। किताब है, पढ़ना है चैप्टर, ठीक है, जो है देखा है। द मोमेंट वो क्वेश्चन पेपर पढ़ के किताब पढ़ता है, वो आंसर्स खोजने लगता है उसमें, और फिर वो एक काम पे लग जाता है, दिमाग इज एक्चुअली वर्किंग देयर, तो नींद नहीं आएगी। नींद नहीं रोकने की ये एक अच्छा फॉर्मूला है जो काम करेगा, करके देखना, राइट। और उसके बाद वंस यू हैव रेड द बुक्स, और एक चीज बताऊं उसमें पढ़ाई के रिलेटेड, लोग होते ना, ये भी किताब पढ़ लीजिए, अच्छा इसका भी राइटर है, अच्छा है, वो भी राइटर अच्छा, वो भी राइटर अच्छा है, ये टाइम वेस्ट है। कोई भी राइटर को उठा लीजिए, आपको कंटेंट निकालना वहां से, आपको वो जो मूल चीज है वो चाहिए। एनालिसिस तो खुद करना है, राइटअप जो राइटिंग है वो तो आपका होना चाहिए, नंबर उसके मिलते हैं। आपने डीडी बासु का लैंग्वेज लिख दिया पॉलिटिकल साइंस में, तो डीडी बासु को नंबर मिलेंगे, आपको क्या मिलेंगे भैया? वही डीडी बासु का नंबर सबको बराबर बराबर बट के मिल जाता है, एवरेज मार्किंग। और वो लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन किसका होता है? उसका होता है जिसके लैंग्वेज में उसकी छाप है, जिसका पर्सनालिटी निकल के आता है, उसके अंडरस्टैंडिंग। एक एग्जामिनर सर भी बैठे हुए यहाँ पे, सब खुद बताएंगे, सर तो खुद साइकोलॉजी के हैं, ये समझेंगे। व्हेन ही इज रीडिंग एन आंसर, वो उसको भी पता है यार, यूपीएससी वाले को पता है, जब मेंस का ना बंदा मेन एग्जाम लिखा है तो पढ़ा ही होगा, प्रीलिम्स क्लियर करके आया होगा, तो ये मतलब ऐसा बिल्ला टाइप का नहीं है, पढ़ के आया है। लेकिन फिर उसमें वो क्या खोज रहा सच में कि अकबर का पिताजी कौन था, जिसको पता है कि नहीं, इज नॉट सर्चिंग फॉर इट। वो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि अकबर के पिताजी के बारे में कैसे बता रहा है, या हाउ इज इट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रिलेशन ऑफ अ सन एंड अ फादर, जिसने कि इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन रिलीजियस स्ट्रक्चर पे इफेक्ट डाला। वो ये जानना चाहता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है इसके बारे में। ओके, वो नहीं जानेगा कि भाई उस किताब में बिपिन चंद्र ने क्या लिखा था। तो बिपिन चंद्र ने जो लिखा था वो कंटेंट लिखा था, वो फैक्ट्स लिखे थे। अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस आपका होगा तो वो चीज आएगा, वो आएगा आपके राइटिंग प्रैक्टिस से। आप पढ़िए, उसके बाद यू ट्राई टू राइट आउट। बिलीव मी, मेरा एक भाई था, मित्र था, दोस्त था, जो भी था, उसके चलते कम से कम तो 20 नंबर मेरे पक्का कम हुए हैं यूपीएससी, इसमें कोई शक नहीं। क्यों कम हुए? क्योंकि जैसे हमने ऐसे का पेपर लिखे, निकले बाहर, भाई तूने किस पे लिखा? तो मैंने इस टॉपिक पे, टॉपिक मुझे याद नहीं, हाँ जो भी टॉपिक रहा हो 10 का देखने से याद है, मैं इस पे लिखा था। अरे मैंने भी इसी पे लिखा यार, गुड। भाई तूने तो ये लिखा होगा, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ऐसे 10 पॉइंट गिना है। बिलीव मी, मैंने उसमें से एक भी पॉइंट पे नहीं लिखा था। आई वाज लाइक कि क्या बोल रहे हो यार, ये टॉपिक लिखा मैंने कहा, हाँ ये तो इसका ही पार्ट है। अच्छा, दिमाग में नहीं आया, आई नेवर थॉट ऐसे भी लिखा जा सकता था। उसका राइटिंग वाज वेरी स्ट्रक्चर्ड, वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड रिजल्ट्स के। वो मुझसे बोलता है तेरा कैसे हो गया बे, पता नहीं है ना, सीरियसली कैसे हो गया, यू नो ऐसे ही हो गया, बिकॉज मैंने लिखा था, वो भाई ने नोट्स लिखा था, वो नोट्स छापा था वहां पे। आप यू नो कल भी भाई हमसे पूछ रहे थे सर आपका नोट्स है क्या? तो कोई नोट्स नहीं था, क्योंकि वो सब मेरा दिमाग एनालिसिस। मैं एक ही आंसर 4 बार लिखूंगा, 4 तरीके से लिखूंगा, यू नो एग्जैक्टली, बट इट विल नेवर बी द सेम चीज। वो प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ पर्सनालिटी इज बोरिंग, इजंट इट? अगर आपको पता होगा आनंद सर क्या बोलने वाले हैं, यहाँ पे बोर हो जाएंगे आप। मैं आपको सरप्राइज करूंगा, यू नो सडनली बिकम इंटरेस्टेड ना, रोकने के लिए भाई मन होगा, छोड़ यार क्या बोल रहे, चलते हैं, रुक रुक किसको बोल रहा है इंटरेस्टेड। तो लाइफ हैज टू बी लाइक दैट, योर आंसर हैज टू बी लाइक दैट। जब आप लिखते हैं, एक लाइन पढ़ने के बाद उसको पता चल जाए एग्जामिनर को दूसरी लाइन में क्या लिखा होगा, ही लूज इंटरेस्ट, देन ओके ओके ठीक है 10 में से 6 नंबर दे दो, अच्छा लिखा है। बट द मोमेंट पढ़ते हैं एक लाइन, ये क्या लिखा था, अच्छा ओके गुड, अच्छा ये भी हो सकता है, एंड देन ही रीड्स योर होल आंसर, तब बोलते हैं ये तो अलग ही बंदा, उसको 8.5 नंबर मिलता है और वो टॉपर बनता है, वो सेलेक्ट होता है। वही लोग सेलेक्ट होते हैं, बिलीव मी, वो आदमी कभी सेलेक्ट नहीं होता जो नोट्स छाप के आया है, जीवन में नहीं होता। जो आपको नोट्स का बेच रहा है ना, देखिए मतलब सब ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कल भी भाई हमसे पूछ रहा था सर कितने दिन का होना चाहिए, कितने दिन का कोर्स होना चाहिए, कितना दिन पढ़ना चाहिए। अच्छा क्या भाई ने मुझसे पूछा, ये सब यू नो आई कैन अंडरस्टैंड, ये सारे टॉपिक्स दिमाग में होता है। ये मेरा एक मित्र है, नाम भी बता, अजय नाम है, अजय कुमार, हाँ आईपीएससी है, यूपी कार्टर में है। तो अजय पहले पाइपलाइन इंजीनियर, मतलब वो इंजीनियर था, वो पाइप मिस्त्री नहीं था, उसको हम चिढ़ाते थे, पाइपलाइन इंजीनियर था वो। किस चीज का पाइप, वो ऑयल गैस फील्ड्स का जो पाइप होता था यूएई में, दुबई में, वहां पे था वो। तो वो काम छोड़ के वो आई बिलीव वो 3 महीने के लिए आया यहाँ पे, 3 महीने में पढ़ा, यूपीएससी क्लियर किया, आईपीएस बन के यूपी कार्टर में बिंदास है ना। तो वो 3 महीने वाला लड़का है। ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो कि 8 साल 10 साल पढ़ रहे हैं,
ऐसे भी लोग जानता हूँ जो 3 साल पढ़े, ऐसे भी लोग जानता हूँ जो 1 साल में किया है। ये हुआ कैसे जादू? ये जादू होता है कैसे? जब आप फोकस्ड होते हैं, आपके पास आपने खुद को कितना वक्त दिया हो। यू नो, ये भी एक पॉइंट पे मैं बताऊंगा, टाइम मैनेजमेंट में कितना वक्त देना होता है खुद को। तो आपने खुद को कितना वक्त दिया? आपने सोचा अरे अभी तक कैसे साल के बाद का बात ठीक है, बात टाइम 3-4 साल का बढ़ लेवल 24-25 से हुई तो कोई दिक्कत नहीं है। होता है आदमी अपने आप को 3-4 साल का टाइम दे दिया। द मोमेंट एट द एज ऑफ 21 यू थिंक तो अगर आप 21 साल की उम्र में अगर आप ये सोचते हैं कि यार ये 3-4 साल जिंदगी के क्यों मुझे बर्बाद करने हैं, क्यों बेकार करने हैं, है ना? द मोमेंट यू थिंक कि अगर मैं अभी ज्वाइन कर लेता हूँ 1 साल में, तो मैं यार 38 साल या 37 साल नौकरी करूंगा, मैं इस लेवल तक जा सकता हूँ। थिंग्स लाइक दैट। तब क्या होगा? आपका वो फोकस, वो डिटर्मिनेशन आपको 1 साल में रिजल्ट दिलाएगा। लेकिन द मोमेंट आप सोचते हैं 3-4, हो सकता है 3-4 साल के मित्र मिलेंगे, दोस्त मिलेंगे, बोलेंगे एक काम करते रहे यार, तुम इतना कर ही रहा, चल MSc कर लेते हैं, PhD कर लेते हैं, नेट दे देते हैं। फिर आपका क्या होगा? फोकस चला जाएगा। आप फिर मैंने मास्टर्स नहीं किया, मतलब मैंने BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सिंपल, बस एग्जाम देना है। उसी साल में ये स्टेट सर्विस निकल के दूसरी बात, उसी साल स्टेट सर्विस हो गया, तो फिर मैं उसमें ज्वाइन कर दिया। लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं मास्टर्स करूंगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे बोला मैं IPS बनना, पुलिस बनना, क्या पढ़ लिख के क्या होगा। तो तो ये जो फोकस है, इसीलिए आप खुद को कितना टाइम देते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। अपने आप को जितना कम टाइम देंगे, बिलीव मी, इंसान के दिमाग की कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा है। आप जितना वक्त देते हैं ना, उतना वो फैलता है। जैसे आप देखते हैं ना, इंजीनियर्स के लिए कहते हैं, वैसे सबके लिए होता है कि किसी इंजीनियर से पूछा गया, यार ये इतनी मोटी बुक है 700 पन्ने की, कितने दिन में पढ़ लो? सबसे पूछा। आर्ट्स वाला लेता बोलता है भैया 4 महीना लगेगा, साइंस वाला बोलता है 2-2.5 महीने में खत्म कर देंगे, कॉमर्स वाला बोलता है महीना भर में काम देंगे। कोई बात नहीं। इंजीनियर से पूछा कितना दिन में? बोला एग्जाम कब है ना, कल एग्जाम है तो रात भर में कर लेंगे। ये होता है क्वालिटी, और ये हो सकता है, ये हो सकता है, यू नो, ये सबके लिए पॉसिबल है। तो आप खुद को वक्त कितना देते हैं, दैट इज द पॉइंट। तो याद रखिए, अगर बिलीव मी, आपने टारगेट किया कि 2024 UPSC आप उसमें आपका सेलेक्ट लिस्ट में नाम होना है, अगर आपने डिसाइड किया है, डिटरमाइन किया है, बिलीव मी ये होगा, ये होगा, ये कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये अगर इच्छा है, देन एंजॉय द इच्छा, वो आपको और इच्छा एंजॉय करने का टाइम मिलता है, यू नो। सो बी लाइक दैट। मैं खुद बताता हूँ, मैं ये सब हरकतें करता था, यू नो। आई यूज्ड टू राइट माय नेम, आप सब करता हूँ, अपने नाम पे मैं, यू नो, नाम लिख के उसके बाद मम्मा लगा के IPS लिख के, यू नो, उसको थोड़ा सा आगे पीछे हर तरह से 3D मॉडल बना के देखता है, वो सब चीजें करता था ये सब, यू नो। कागजों पे देखोगे हर पीछे वाले पन्ने पे नाम लिखा रहा, आनंद मिश्रा IPS, यू नो, इस तरह की चीजें होती है। तो ये जो क्या होता है कि खुद के लिए एंटरटेनमेंट है, मोटिवेशन है, खुद के लिए सपना है जो आप जी रहे हो, बट वो किस कदर आपके नसों में वो सपना घुस जाता है, वो डिसाइड करता है कि व्हाट विल बी योर फाइनल आउटकम। सो डिटरमिनेशन इज द की वर्ड। अगर आपने कोई चीज की इच्छा शक्ति अगर स्ट्रांग है, दैट्स इट। अगर मान लीजिए आप लोगों ने सोचा है, यू नो, UPSC देना है, बिलीव मी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, डोंट थिंक ऑफ एनी अदर एग्जाम। मेरे पिताजी भी बोलते थे यार TTVT का एग्जाम निकलता है, करूंगा कभी नहीं करता, वो भी दे देना, क्या है, ऐसे प्रैक्टिस होता रहेगा, देते रहो, ठीक है। या पेरेंट अपने हिसाब से सही बोल रहे हैं, उनका अपना कंसर्न है, बच्चा सेट हो जाए, कुछ हो जाए, उनका कंसर्न ठीक है, लेकिन आपका डिटर्मिनेशन कैसा है, आप कितना सोच के चले। मेरा पॉइंट था मैं UPSC ही दूंगा। वो तो मेरा दोस्त था जो बोला कि तू स्टेट सिविल सर्विस वाला दे दे, एक बार ACIO का भी आया था, IB का, वो भी दे दिया था। तो उसमें 100 क्वेश्चंस थे, वो भी कर दिया था। एंड बिलीव बस बफेलो के कितने दांत होते, वो एक क्वेश्चन मुझे नहीं पता था, तो मुझे आज तक याद है कि वही ये क्वेश्चन, बाकी किया 100 था, उसका भी कुछ तो मान ही दिया था। तो जब इसका प्रिलिमिनरीज दिया था मैंने स्टेट सिविल सर्विसेज में, नेगेटिव मार्किंग होता था, हमारे टाइम में UPSC में नेगेटिव मार्किंग नहीं था, ओके। तो उसमें क्या था कि जब दिया तो मैंने उसमें तो रिलेटिवली 200 क्वेश्चन आते थे। तो जब निकला उसका प्रीलिम्स देखे, जब कितना क्वेश्चन किया रे भाई, बांग्ला बोला कत करली, 200 था। जब पागल है क्या, मतलब नेगेटिव मार्किंग था। मैं अच्छा वो क्या होता है, आई डिड नॉट नो, मैं कोई पढ़ा नहीं था। नेगेटिव मार्किंग UPSC के बोर्ड में था, जैसे नेगेटिव मार्किंग भी होता है कुछ, वो क्या नहीं पता था।
तो फिर वो तब भी मुझे सांत्वना था, अच्छा कोई बात नहीं, एनीवेज तो मॉक टेस्ट ही समझ के दे रहा था। मैंने कहा ठीक है, लेकिन हो गया था, मेरा सिलेक्शन हो गया। बिकॉज क्यों सिलेक्शन हो गया? बिकॉज मैंने कहा मैं 100 किलोमीटर दौड़ने की तैयारी करता था, वो मुझे 10 किलोमीटर के ट्रैक पे ले गया था, तो वो मेरे लिए इतना इजी लगा था कि मुझे पता ही नहीं चला वो एग्जाम कैसे होगा। उससे पूछता कल क्या एग्जाम है, तो फिर वो बताता अच्छा कल ये है, ओके ठीक है। मैं बड़ा कैजुअली आराम से शाम को कराटे क्लब जाता था, प्रैक्टिस करता था पूरा, सुबह में जाके एग्जाम दे देता था। तो इतना कैजुअली दिया, उसको भी नहीं लगा। मेरे घर में तो मैंने बताया नहीं था तब कि मैंने दिया, जब सिलेक्शन हो गया तब मैंने बताया कि आई गॉट सिलेक्टेड इन दिस। पहले तो भरोसा नहीं हुआ कि कैसे, तो क्योंकि मैंने सोचा कि मैं तो मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, वैसे होने वाला तो है नहीं, और उसका तो सोचा ही नहीं था। तो जब मैं लिख रहा था उस एग्जाम को, आई रिमेंबर आई रोट इट विद फुल कॉन्फिडेंस। जब लिखते वक्त जो कॉन्फिडेंस था ना मुझमें कि तुम क्या कर लोगे, मेरा क्या कर दोगे, कार्ड तो वैसे ही मेरा होने वाला है, लिखो साला जो मर्जी। तो जब लिखा तो परहैप्स वो कॉन्फिडेंस टुक मी थ्रू, यू नो, ये कॉन्फिडेंस जो होता है ये बहुत बड़ी बात होती है। बिलीव मी, आपके राइटिंग स्टाइल में अगर वो कॉन्फिडेंस दिख गया ना एग्जामिनर को, यू आर डन, यू आर थ्रू। ये चीजें लेकिन प्रैक्टिस से आती है, एक दिन में जाके एग्जाम हॉल में नहीं आती। ये मेरे स्कूल से चलता था। पेरेंट टीचर मीटिंग में हमारी एक बायोलॉजी की मैम थी, अंधाटी थी स्कूल में, उन्होंने बुलाया था पेरेंट टीचर मीटिंग, पिताजी को भी बुलाया था, तो माँ को भी बुलाया। तो माँ नहीं जा पाती थी क्योंकि मेरी माँ स्कूल नहीं गई थी, कभी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो नहीं जा पाती थी। तो पिताजी अकेले आते थे। तो वहाँ पे हम जब गए तो पापा से कहते हैं कि मिश्रा जी आपका लड़का लेकिन बड़ा कॉन्फिडेंट है। तो कुछ नहीं, उनको लगा बुराई कर तो करके घूर रहा मेरे को, मैं भी चुपचाप सर नीचे करके क्या बोलूं। तो यू नो, तो वहां पे तो उनका भी यही कहना था, ये इतना कॉन्फिडेंटली लिखता है। बायोलॉजी तो एक सेट सब्जेक्ट है, साइंस है, इसमें तो पढ़ाने की बात नहीं है। बट मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ, आई हैव टू रिफर टू माय बुक, यार मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ, ये तो गलत, मतलब जो ये लिखा है इतना, अब होता है लिखता तो लिखता अंडरलाइन भी कर देगा, हाँ अपनी गलती को भी। सो ये मैं कैसे आता था, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंटली वही याद है, और जो याद है मैं अपने एकदम कॉन्फिडेंस से। तो ये जो चीज है ना, ये आपके, ये सारी जो चीजें बताई मैंने कि कॉन्फिडेंस, डेडिकेशन, डूइंग मोर देन नीडेड, है ना, आपका टारगेट हायर सेट करना, ये सब चीजें मैं क्या किया, ये फाइनल पॉइंट्स बता रहा हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। इससे क्या फर्क पड़ा? फर्क ये पड़ा कि आपकी पर्सनालिटी एक तरीके से बन जाती है। एंड मुझे नहीं पता था कि मैं एक ऐसे पर्सनालिटी में तब्दील होते जा रहा हूँ जो एग्जैक्टली वही पर्सनालिटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में चाहिए होता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन में एक IAS IPS को ऐसा ही होना होता है, एक्सपेक्टेड उनसे ऐसा ही होता है कि वो जो रहेंगे वो मिशन मोड वाले होंगे। अगर काम मिल गया तो उसको डिलीवर करके देंगे, रिसोर्सफुल होंगे, कैसे भी करके देना है, उन्हें बहुत मेहनती होंगे, उसको करके देना, ट्रुथफुल होंगे, ऑनेस्ट होंगे, खुद के साथ वफादार होंगे, अपनी जो कस्टमर हो गया जिसके लिए कर रहे हैं वो काम पब्लिक के लिए, उसके लिए एक निष्ठ होके दे वुड लाइक टू परफॉर्म एंड डिलीवर। ये सब चीजें आपकी प्रैक्टिस से चली आती है, और जो करेंगे कॉन्फिडेंटली करेंगे। अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो किया हुआ सोशल मीडिया पे, एक वीडियो है, देखेंगे मैं किसी को बड़ा डांट रहा हूँ सफेद टी-शर्ट, वो 5000 का क्राउड था सामने, यू नो, और मैं नगांव जिला में SP था, और वहाँ पे करीब 5000 का क्राउड था। मैं क्यों बता रहा हूँ, बताता हूँ। 5000 का क्राउड था, वहाँ पे एक बच्चों ने रेप कर दिया था, बच्चों का बड़ा गंदा सा वो इंसिडेंट था, जहाँ पे बच्चे ने एक बच्ची का रेप करके मार दिया था। यू नो, दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। और वो वहाँ पे SP था, वो मतलब जान पहचान वाले घरेलू बात था। वहाँ गया तो वहाँ पे फिर जो भी था बात हुई होगी, तो वहाँ हमारे जो SDO साहब थे वगैरह थे, तो लोगों का होता है, तो उन्होंने अलग है उनका, हम आग लगा देंगे गाड़ी में, SDO साहब की गाड़ी में हम आग लगा देंगे, ये करेंगे, तेल वेल लेके आके ये सब करेंगे। फिर वहाँ पहुंचा 5000 का क्राउड। जनरली मुझे मार्केट नहीं करनी पड़ती थी, PR ठीक रहता पब्लिक के साथ। वहाँ पहुंचा एंड यू नो व्हाट आई डिड इज, अगर उस वीडियो को कभी देखा होगा, कहीं दिखा होगा, देख लेंगे आप, उसमें प्रॉपरली उनको ऐसा करके उंगली दिखा के डांटा, और उनको ऐसे डांट के सर तुम मजाक नाटक करके तो साले बदमाशी भी करते हो, ऊपर से चढ़ते हो, यू नो। बिलीव मी, आई वाज टॉकिंग टू अ क्राउड ऑफ 5000 पीपल जस्ट बाय टॉकिंग। बात से एक चू भी नहीं हुआ और सब भाग चले गए। क्यों हुआ? बिकॉज आई वाज कॉन्फिडेंट। नंबर 1, स्कूल में भी पहला 2 लड़कों में लड़ाई होने से कौन जीतता है? स्कूल में, कॉलेज में जो पहले थप्पड़ मारता हो जीतता है, ये हमेशा होता है ना, जो पहला मारा वो जीतेगा।
तो ये चीज ऐसी बात नहीं, जिंदगी की बात है। द मोमेंट अगर आपने एक फुट रख दिया कॉन्फिडेंटली ना एकदम कि ये करके देंगे, तो फिर कितना ऊंचा, कितना बड़ा, कितना लंबा, कितना चौड़ा, किसका बेटा, कोई फर्क नहीं। फैसला वहां वही करेगा जो कॉन्फिडेंट होगा, यू नो। तो ये चीज आपको पब्लिक सर्विस में चाहिए। जब आप डिलीवर करेंगे कोई काम, तो आपके अलग अलग तरह के लोग आएंगे, अलग अलग तरह की बातें करेंगे, आपका ऑफिस समझाएगा आपका, सर ये तो ऐसे ही होता है, सर आप इसको क्यों बदल रहे हैं, 50 साल से ऐसे ही चल रहा है सर, ये सर गलत हो जाएगा, ये बुरा मान जाएंगे, ऐसा नहीं होगा सर, ये गलत हो जाए, 50 तरह की चीजें। बाहर वाले भी कोई बोले, अरे एसपी साहब, अरे डीएम साहब, ये तो ऐसे नहीं होता है, ये तो नहीं किया जा सकता है, इसको ऐसे करना है। आपके सीनियर्स बताएंगे, अरे भाई तू क्यों अननेसेसरी ऐसी चीजें करता है, ऐसा नहीं होता है। आपके जूनियर्स बोलेंगे, सर इसका रिस्क कौन लेगा, सर ये कैसे गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। तब वहां पे जो बंदा निकल के आता है, जो पर्सनैलिटी निकल के आती है, वो लबासना या एनपीए में क्रिएट नहीं की जाती है, वो आपकी तैयारी के टाइम में क्रिएट होती है। आपकी ट्रेनिंग तो तैयारी में होती है, आप लबासना और एनपीए में तो कानून पढ़ाया जाता है, तरीके दिखा दिए जाते हैं, टाई ठीक से बांधना सिखाया जाता है, सिखाया जाता है कि टाई का लेंथ बेल्ट कितना ही आना, जितना मेरा होना चाहिए, इससे ज्यादा लंबा नहीं पहनना टाई, इससे छोटा भी मत पहनना। ये सब चीजें सिखाई जाती है आपको, जनरल एटिकेट्स और मैनरिज्म सिखाई जाती है, प्रोसेस सिखाई जाती है, पर्सनालिटी नहीं बनाई जाती है, वो आप बनेगा। अगर आपने डिसाइड किया आईएएस बनना है, थिंक दैट यू आईपीएस बनना है, सोचिए क्या पाएगा, स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट, यू नो। वो मैच्योरिटी, वो सेंस आप में आ जानी चाहिए, छलकने शुरू हो जानी चाहिए। बिलीव मी, आपका आधा वॉर, आधी लड़ाई तो वहीं पूरी है, इफ यू आर एबल टू डू दैट। बाकी आप सोचेंगे सिर्फ पढ़ के बनेंगे, तो आई डोंट थिंक कि सिर्फ पढ़ के होगा, बिकॉज वो एटीट्यूड आपके आंसर में छलक के आएगा, आप रोक नहीं पाएंगे, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। जो इंटरव्यू होता है ना, यूपीएससी जो टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी, मैं 2 बार दिया हूँ। पहली बार में नहीं हुआ था मेरा, दूसरी बार में हुआ। तो पहली बार में नहीं होने का कारण पता है क्या है, मैं उस इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, अननेसेसरी का बिजनेस खराब नहीं करूंगा। तो वहां में एक मॉक टेस्ट कर दिया, मॉक इंटरव्यू। मुझे बोला कि इंटरव्यू, यूपीएससी इंटरव्यू जाना है, दिल्ली में था, तो मैं 2 दिन पहले पहुंचा, यू नो, एंड मॉक इंटरव्यू में चला गया। मुझे बताया गया कि भैया सर को थोड़ा सा सीधा रखिए, 45 डिग्री 90 डिग्री, हाथ यहाँ वहाँ, ज्यादा हंसते हो, स्माइल कम करो, इसको ऐसा बोलो, उसको वैसा बोलो। जब मैं पहुंचा वहां पे, तो वहां आनंद मिश्रा को जाना था इंटरव्यू में, लेकिन वहां एक उस इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट गया इंटरव्यू में, जो मैं बन के गया, जो उनसे सीख के गया, और वो फेल हो गया। What happened? Because I was not myself. मैं खुद के वजूद को छोड़ दिया था उनके इंटरव्यू के, मॉक इंटरव्यू की जगह पे, यू नो, और एक मैं पर्ची बन के जाने के वहां पे कोशिश किया। तो स्मार्ट लोग होते हैं, आपसे जब 10 मिनट बात करते हैं ना, तो समझ जाते हैं कि आप में कितना है, यू नो। तो वहां जब दूसरी बार मैं गया, वाज नेचुरल, नॉर्मल। मेरा इंटरव्यू 12 मिनट में खत्म। मेरे पहले वाले का इंटरव्यू चला था करीब 40-45 मिनट। मेरे पीछे जाने वाला बोल के गया था, भाई तू बाहर रुको ना, मैं आता हूँ, चलो। उसका 40-50 मिनट चला, मेरा 12 मिनट करके भेज दिया। मैं पूरा घबरा रहा था, साला ये क्या हो गया। फिर उनको इतना बात करा, हमको 12 मिनट मतलब इतने खराब है, मतलब तो डूब गया, मतलब खराब लग रहा था यार, इतना कम कौन इंटरव्यू लेता है यार। कुछ पूछा नहीं, कुछ पॉइंट्स पे बात हुई, और मुझे कहा आपको इट्स ओके आनंद, कह रही हो। मैं कहा यार ठीक है। फिर मैं मुस्कुरा, ओके सर थैंक यू करके चला आया। मैं जब अंदर भी गया था ना, मुझे पूछा आईएएस क्यों बनना चाहता हूँ। मैं बताया सर एक्चुअली आईपीएस इज माय फर्स्ट। अरे तुम तो ऑलरेडी आईपीएस में हो। मैं नहीं सर अभी तक तो नहीं है, बट सब ठीक रहा तो शायद हो जाऊँ आपकी बात। हाँ, तो वो देखा, ओहो वी थॉट यू आर ऑलरेडी इन आईपीएस, बिकॉज यू नो इट वाज अ लॉन्ग कॉल, सो व्हेन यू वॉक लाइक दिस, वॉक लाइक दिस, गया ऐसे आराम से, एंड वो कुछ नहीं। अब ये मेरा नॉर्मल चाल है, मैं नॉर्मली भी चलता हूँ, ऐसे ही चलता हूँ। इट्स नॉट कि मैं बचपन से ऐसे चलता हूँ, तो मैं उसके लिए बन के नहीं गया था, मैं अपने नॉर्मल स्टाइल में गया वहाँ पे। और मैं हेयर कट इज ऑलवेज लाइक दिस, जब से देखेंगे मैं ऐसा ही हूँ, तो ऐसा ही हूँ मैं। तो वो फिजिकली भी ठीक फिट फाट देखा, तब तो और भी लीन था, सब ठीक ठाक था। तो उनको लगा कि कॉन्फिडेंस से बॉडी लैंग्वेज देख के, यार ये बंदा तो ऑलरेडी बातें भी करता है, तो उसी लाइन में बात करता है, सब कुछ उसी तरीके से करता है। तो वो जो चीज थी मतलब बैटल हाफ वन, तो इट वाज वेरी इजी फॉर मी। जब बाद में आया, मेरे आगे पीछे वालों, मेरे बोर्ड में से सिर्फ मेरा ही सिलेक्शन हुआ। 5 लोगों का, जो 5 होते हर बोर्ड में बनाए जाते हैं, तो सिर्फ मेरा ही, बाकी चारों का नहीं हुआ, जिसके 40 मिनट 50 मिनट चला। जब हम लबासना पहुंचे तो ये क्लियर हुआ कि क्यों, किसका कैसे होता है। तो बोलते हैं जिसमें डाउट होता है ना, उसका ही इंटरव्यू लंबा चलता है, कि भाई समझ नहीं आ रहा यार ये बोलना क्या चाहता है। हाँ, ये
पर्सनालिटी समझ ही नहीं आती है किसी की ना, तो उससे आपने लंबा बात करना, अच्छा हो सकता कुछ और हो, मौका मिला है उसको थोड़ा और बात करके देख लें, शायद कुछ और निकल जाए। थोड़ा क्लैरिटी नहीं आना, अच्छा इस टॉपिक पे समझ नहीं आ रहा है, दोहरी बातें कर, अच्छा हो सकता है मेरा ही गलत है, और बात कर लें। और जिससे आपने 10 मिनट बात किया, क्लैरिटी है यार, सीधा सीधा बंदा जो है वैसे निकल के आता है, समझ में आ गया कैसा, चलो जाओ। तो इसीलिए जिंदगी में जब इंटरव्यू देने जाओ और आपको लगे यार कि यार ये तो साल बहुत कम हो गया, घबराना नहीं, हो सकता सिलेक्शन आप ही का हो रहा हो। ओके, सिमिलरली जब एग्जाम दे रहे हैं आप, जब एग्जाम हॉल मैनेजमेंट, इस पे स्पेशल ध्यान देना। जब एग्जाम हॉल में आप बैठे, देखिए कितना पढ़ते थे, कितनी तैयारी है, कोई मायने नहीं रखती है। मायने क्या रखता है, आप एग्जाम हॉल में परफॉर्मेंस कर देते हैं, isn't it? तो उस बात को हमेशा ध्यान में रखना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पॉइंट है, डोंट गो विथ प्रिजम्पशंस। सबको लगता है कि यार वो जो फिल्मों में देखते हैं हम कि यार आईएएस आईपीएस तो परमानेंट है, पॉलिटिशियंस तो ये है, पॉलिटिशियंस का ज्यादा दखल अंदाजी, all politicians are bad and all bureaucrats are good. ये माइंडसेट लेके कभी मत जाना। आज से बोलता रहा हूँ, इसको ब्रेक करके। ओके, ऑलवेज रिमेंबर कि आप एक सिस्टम का पार्ट होने जा रहे हैं जिसमें पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, पब्लिक, एवरीबॉडी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। सो यू हैव टू हैव एन अप्रोच which is inclusive। आप ये माइंडसेट लेके कभी नहीं जाना कि आप कोई बहुत स्मार्ट आईएएस बन गए तो आप देश के सबसे बड़े वाले बन गए। दिस माइंडसेट इज डेंजरस बिकॉज ये आप में ईगो क्रिएट करता है, आप में एरोगेंस क्रिएट करता है, और वो आप में छलकता है, वो लिखने में छलकता है, बॉडी लैंग्वेज में छलकता है, इंटरव्यू में छलकता है। तो ये तमाशा का बैंड बजा देगा जाके, ये तो अपने आप को बड़ा तीसमारखान समझेगा, मिलेगा ही नहीं किसी से। तो अगर पब्लिक सर्वेंट होकर पब्लिक से नहीं मिल रहा तो किस बात का पब्लिक सर्वेंट? तो ये एटीट्यूड पे अभी से काम करने लगे कि मॉडर्न एज जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिसिंग है, सब कुछ है, दिस इज इंक्लूसिव। इसमें आपका अप्रोच होना चाहिए कि द पॉलिटिशियन इज द वॉइस ऑफ पीपल, द पॉलिटिशियन कम्स विद द विजडम ऑफ द सोसाइटी एंड हैव टू रिस्पेक्ट इट। I have to take him along, I have to guide him, I have to cooperate with him and get works done through my office and through his or her office. तो ये होना चाहिए अप्रोच आपका। तो आपको जब इस तरह के क्वेश्चंस भी बोले जाएंगे, पूछे जाएंगे, अगर आपको पॉलिटिशियन बोलता है कि ये काम करिए और वो गलत है, आप क्या करेंगे? अरे सर हम तो नहीं करेंगे, हम तो वो करेंगे जो संविधान बोलता है, ये बोलता है, वो बोलता है। अब बाद में पता चला साहब 5 लाख का घूस लेते हुए विजिलेंस से पकड़े गए। तो तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। This mindset has to be broken। क्योंकि ये मैंने देखा है, कुछ लोगों से बात भी किया, तो उनको ये लगता है कि समाज में सिर्फ आईएएस आईपीएस जो वही ठीक है, बाकी सब गलत है। डेफिनेटली आईएएस आईपीएस इज अ ब्रीड जो स्पेशली ट्रेन किए जाते हैं। पहले तो क्रीम चुने जाते हैं और अच्छे से पॉलिश किए जाते हैं, ट्रेन किए जाते हैं। डेफिनेटली वो एक अच्छा टूल है जो सोसाइटी के लिए उपलब्ध है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप ज्वाइन होने के बाद बाकी सोसाइटी को तुच्छ समझने लगे। ये माइंडसेट मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी तैयारी करने वालों में मैं मिला हूँ, बहुत सारी तैयारी कर, उनमें भी है। मुझे लगता है कि वो हम तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए हम भाई वहाँ पहुंचे। होने के बाद तो भगवान ही मालिक है क्या होगा उनका और देश का। तो बहुत बार ऐसे लोग होते भी नहीं सिलेक्ट, बट दिस इज एन एडवाइस टू यू, है ना यंगस्टर्स। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये आपके आंसर में छलक जाएगी बात। अब बिलीव मी, वो आपके सिलेक्शन के चांसेस दूर होंगे। ओके, तो ये ह्यूमिलिटी होना चाहिए। एक आदमी जो कॉन्फिडेंट होता है ना, उसे एरोगेंस की जरूरत नहीं है। आपका जो कॉन्फिडेंस होगा दैट विल टेक यू नो। एरोगेंस कौन होगा? किसको चाहिए होता है? किसको लाइफ के ऐसा पर्सनालिटी क्रिएट करना होता है जिसको डर लगता है पास आने से गंदगी दिख जाएगी, वो आपको पास नहीं आने देगा। वो आपको दूर रखने के लिए हर वो एरोगेंट पोस्चर लेगा जिससे कि आप उससे जितना दूर रह सके उतना अच्छा है। पास आने से उसको महसूस होगा। पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग वही होती है जो आपसे चिपक के भी वो अपनी खुशबू बरकरार रखे, वो चिपक के भी अपनी गरिमा, अपनी क्लास बरकरार रखे। फील लाइक दैट। आप अपनी उस टाइप की पर्सनालिटी है। आप चाहे जैसे कमल होता है, सपोज एग्जांपल है, कीचड़ में रह के भी देखिए अपनी बात है ना। आप सोना को गोबर में भी डाल दीजिए, किचन में कुछ भी देखिए, लेकिन गाली में सोना ही रहेगा। बी दैट गोड। ओके, सो ये जो आपकी इंट्रिंसिक क्वालिटी है उस पे काम करें। बिलीव मी, कोई एग्जाम ऐसा नहीं जो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। बाकी जहां तक मैं हूं, मैं यहाँ का लोकल हूँ, आप ही का हूँ, मेरा बड़ा भाई जैसा हूँ आपका। तो आई एम अवेलेबल। मैं बहुत, मुझे जब छुट्टी मिलती मैं गाँव भागा था, है ना। तो मैं बहुत ज्यादा ही इन्वॉल्व रहता हूँ इस जगह से। और आई वुड लव कि आप में से मैंने इनफैक्ट मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप भी देखा जिसमें कि यहाँ के सोशल सर्विस, आई मीन पब्लिक सर्विस वाले लोग हैं, जितने भी आईएएस आईपीएस अदर सेंट्रल सर्विसेज अंडर है,
तो मैं देखा आरा जिला मतलब भोजपुर से कितने सारे लोग हैं भाई, यू नो यहाँ पे मतलब कई स्टेट्स ने, पूरे स्टेट के उतने लोग नहीं होंगे न सिर्फ एक जिला ने प्रोड्यूस कर दिया। तो दिस इज अमेजिंग। मैं खुद सरप्राइज, प्लेजेंटली सरप्राइज, इतने लोग हैं हमारे जिले से, है ना। तो वो जनरेशन तो चल रहा है, आप सब उसी जनरेशन के उत्तराधिकारी, आप ही, अब आप ही को निकल के आना है फिर से। आई एम श्योर कि निकल के आएंगे, बट आप ये बात हमेशा जान के रखना कि इस धरती में कुछ तो बात है यार, है ना, कुछ तो अलग है जो कि यू नो आई थिंक वो हम सब में है। तो अगर मैं हो सकता हूँ, आप सब हो सकते हैं। इसमें कोई आप में से एक भी ऐसा नहीं है जिसको लेकर कोई संशय या डाउट होना चाहिए। नॉट अ सिंगल पर्सन सिटिंग इन दिस रूम और स्टैंडिंग जैसे ऐसा है जो कि डाउट करेंगे यार हम तो गरीब घर से आते हैं, यू नो। टैलेंट और जो डिटर्मिनेशन होता है वो अमीरी गरीबी नहीं लगती। और यूपीएससी के लिए मैं बताऊं पैसे नहीं लगते, बिल्कुल पैसे नहीं लगते। अब मेरे पिताजी से कभी मिलिए, पूछ लीजिएगा मुझे कितना खर्च है ना। मेरे ऊपर सारी किताबों का जो ढेर था, आई बिलीव सब मिला के जितना भी बुक्स होंगे 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं। ओके, सारी किताब मिला के जितने, और हर महीने का खर्चा मेरा 40 रुपए का था। ये 30 रुपए का एक क्रॉनिकल आता था, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल जो लेता था, और 10 रुपए में आता था योजना, यू नो, एक योजना मैगजीन आता है, डेवलपमेंट मैगजीन। दैट वाज 40 रुपीस पर मंथ का खर्च। बिलीव मी, तो आप इस बात को कभी मत बोलिएगा गरीब घर से आता है। अगर आप गरीब घर से आते हैं, आप में वो आग ज्यादा होना चाहिए, यू नो, यू हैव एन एक्स्ट्रा पावर देयर, यू नो। अगर आप गरीब, आप में भूख ज्यादा है तो मेक इट आपकी कमजोरी, आपकी वीकनेसेस को अपना पावर बनाओ। दैट्स द पॉइंट, यू नो, एंड डिलीवर। ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप फेथ इन योरसेल्फ एंड बिलीव मी, आई मीन यू विल सरप्राइज योरसेल्फ। आप खुद को सरप्राइज करेंगे, यार ये कैसे कर लिया, ये कैसे हो गया, राइट। सो काफी सारी चीजें हैं पुलिसिंग के बारे में, which मैं आपको बोल के बोर नहीं करूंगा कि हमने कितना तीर मार दिया, कितना क्या कर दिया। सारे पुलिस वाले कर रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ करने वाला, है ना। आप सब करेंगे। आप जब भी एडमिनिस्ट्रेशन जाएंगे, हर वो आईएएस, हर वो आईपीएस अपने लेवल पे, अपनी जगह पे अच्छा काम कर रहा है, सभी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ उसी हिसाब से। बट बीइंग अ गुड टीम प्लेयर, मैं थोड़ा सा अलग क्यों दिखता हूँ, क्योंकि मैं सब में जीना नहीं छोड़ा। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं पैदा सिर्फ नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ था, या आऊँगा जॉब में भर्ती होऊंगा, पूरा नौकरी ड्यूटी करूंगा, रिटायर हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। अरे ये क्या बात है भाई, ये बीच में जीना भी तो था मुझे, वो कहाँ रह गया। इसलिए मैं बाइक चलाते हुए नजर आऊंगा, गिटार बजाते हुए नजर आऊंगा, खेलते कूदते नजर आऊंगा, हर वो चीज करूंगा जो कि पॉसिबल है, जो पॉजिटिव है और जो किया जा सकता है। दैट्स व्हाट यू शुड आल्सो डू। आपको भी अभी से, सिर्फ आप यूपीएससी या पीपीएससी या एनडीए या सीडीएस की तैयारी करने के लिए नहीं पैदा हो, या उसके एग्जाम देके होने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे टैलेंट्स हैं, उसको छुपने मत देना, तो वही है जो आपको डिफाइन करेगा। ये बड़ी अच्छी, वो रिसेंटली मूवी देखी मैंने, उसमें वो ना बड़ा अच्छा लगा मुझे वो बात जब सुना। वो क्या था, वो झुकेगा नहीं, क्या मूवी था, पुष्पा मूवी में एक लास्ट में वो पुलिस वाला आता है, देखा मैंने, गंजा एसपी साहब, उस बंदे ने उसको हाईजैक कर लिया होता, कपड़े उपड़े उतार दिया होते, और फिर नहीं समझने की बात, उसने बड़ी पकड़ की बात कही, गहरी बात, इसमें नथिंग, नो ऑफेंसिव अबाउट एनीथिंग। उसने कहा तेरे वर्दी के बाहर तुझे कुत्ता भी नहीं पहचानता, डोंट बी लाइक दिस, यू शुड हैव एन आइडेंटिटी बियॉन्ड योर प्रोफेशन। ये बहुत जरूरी है। तो कभी भी ऐसा ना हो कि आप किसी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी के मोहताज हो। मैं आई बी हैप्पी कि अगर कभी मैं आईपीएस ना रहूं और फिर भी मैं आपसे बात कर पाऊंगा, तब मुझे लगेगा कि आई एम सक्सेसफुल, है ना। नहीं तो पदवी पोस्ट से बुला लिया, ठीक है यार। सो दैट्स व्हाट आई कीप ऑन डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। आई बिलीव यू शुड आल्सो कीप ऑन डूइंग दैट, विल डिफाइन यू, यू नो, नॉट योर मार्कशीट, नॉट योर रिजल्ट्स विल डिफाइन। आपको जो डिफाइन करेगा वो आप क्या है, वो डिफाइन करेगा। सो बी योरसेल्फ, दैट्स इट। वी विल गो टू द क्वेश्चन आंसर राउंड्स। मैं सब कुछ दिखाना चाहूंगा, क्वेश्चन आंसर।